चलो बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉ। ठीक है, इसका रिवीजन हमें करना है। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए कुछ और भी लेके आएंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ, हम आपका पूरे सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन कराएंगे और बहुत जल्दी कराएंगे। पहले एक बार आप अपने सब्जेक्ट सारे पूरे कर लीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट तेजी से, फिर उसके बाद तैयार हो जाइए। फिर हम और आप मिलके हम यहाँ पे बहुत अच्छा रिवीजन करेंगे और आप उसे एंजॉय करोगे। टेंशन फ्री कर देंगे आपको, बिल्कुल टेंशन फ्री। आप फ्री ऑन होके एग्जाम्स दोगे और पूरे में से पूरे, बटे में से बटे नंबर लाओगे। चलिए तो आज का रिवीजन कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। रिवीजन वही जो समय बचाए। चलिए तो एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉ। जनरल लॉ में बेटा दो तरीके के लॉ रहेंगे। देखो, जितनी देर में पढ़ाऊं उतनी देर कंसंट्रेशन से पढ़ना, बस जितनी देर में पढ़ाऊं उतनी देर कंसंट्रेशन से पढ़ना। मैं कुछ बता देती हूँ, थोड़ी सी बात बता देती हूँ आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। हालांकि हमारे पास समय की कमी है। मायने ये नहीं रखता आप कितनी देर काम करते हो। मैंने एक बहुत अच्छी बुक में पढ़ा था टाइम मैनेजमेंट की, तो मैंने उसमें जब पढ़ा तो मैं उसे फॉलो भी करती हूँ। डजंट मैटर आप कितनी देर काम करते हो, घंटे मत गिनो, लेकिन उसमें आउटपुट देखो। हमें ये देखना चाहिए था हमें आउटपुट कितना लेना है। कुछ लोग होते हैं स्लोली 5 घंटे काम करते हैं, आउटपुट बहुत कम निकलता है। हमें आउटपुट निकालना है, आउटपुट पे ज्यादा फोकस करना है। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? चलिए, अच्छा तो जनरल लॉ में दो तरीके के चैप्टर कवर हो जाते हैं, एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और दूसरा टॉर्ट। एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और दूसरा टॉर्ट। तो बताओ कौन से स्टार्ट करें? जो आप बोलोगे वही स्टार्ट कर देंगे। मैम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले स्टार्ट करो क्योंकि वो टॉर्ट से बहुत ज्यादा बड़ा है। उसके बाद आप टॉर्ट करा देना बस, और उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन करा देना। आपके लिए फिर आपके लिए हमारे इस मन से दुआएं दुआ निकलेंगी, दुआएं दुआ। ओके, दुआएं निकलेंगी। ठीक है, थैंक यू। ब्लेसिंग्स आएंगी। ठीक है, थैंक यू। चलो तो अच्छा, तो अभी हमने कौन कौन सा कर लिया? कंपनी लॉ खत्म कर लिए दोनों पार्ट। मैम कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन खत्म कर लिया। मैम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करा दो और टॉर्ट करा दो, और बस एक वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, बस उसे करा दो। फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं, लॉ हमारा पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट। चलो तुम्हारी ऐसी मर्जी है तो ऐसा ही सही। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पहला पॉइंट बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? पहला पॉइंट कि ये कौन से ईयर में आया, कौन से ईयर में आया? इन द ईयर 1872। इन द ईयर 1872 में ये एक्ट आया था। आपके एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये कौन से ईयर में आया था। कौन से ईयर में आया? जल्दी जल्दी बताओ। इन द ईयर 1872। आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलते हैं? बिजनेस होते हैं, बिजनेस क्या होते हैं? बिजनेस। और बिजनेस में होते हैं ट्रांजैक्शंस। क्या होते हैं? बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं। बिजनेस के अंदर क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस होते हैं। हाँ, जब भी कभी आप बिजनेस करोगे तो उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे, सच्ची मुच्ची। हाँ, ट्रांजैक्शंस होंगे। किसके साथ होंगे? आउटसाइडर के साथ। आउटसाइडर कौन हो सकता है? आउटसाइडर क्या हमारा फ्रेंड हो सकता है? मैम नो। क्या रिलेटिव हो सकता है? नो। क्या फैमिली हो सकते हैं? नो। आउटसाइडर तो मैम वो व्यक्ति होगा जिसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन हमें उसके साथ ट्रांजैक्शन तो करने पड़ेंगे। अच्छा ये बताइए, बिजनेस में ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं? बिजनेस में ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं? मैम बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कैसे ट्रांजैक्शन होते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ओके मैम, समझ में आ गया। मतलब बिजनेस होता है, बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, और ट्रांजैक्शन भी कैसे होते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, जिसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस डिटरमाइन की जाती हैं। क्या डिटरमाइन की जाती है? राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ओके, आगे देखिए। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट है जो क्या डिफाइन कर रहा है? ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज। ऑब्लिगेशंस बिटवीन पार्टीज। अब मेरी बात सुनना है यहां पे ध्यान से। हमेशा जो ट्रांजैक्शन होगा, जो एग्रीमेंट होगा, वो दो पार्टी के बीच में होगा। एक होगा बायर, एक होगा सेलर। एक होगा बायर, एक होगा सेलर। सेलर की भी कुछ राइट्स और ऑब्लिगेशन होंगी, और बायर की भी कुछ राइट्स और ऑब्लिगेशन होंगी। मतलब दोनों पार्टी की कुछ ना कुछ राइट्स रहेंगी और कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस रहेंगी। अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो मिस्टर ए क्या करना चाहता है? कार सेल करना चाहता है। किसको? मिस्टर बी को। जब मिस्टर ए बी को कार सेल करेगा, जब मिस्टर ए मिस्टर बी को कार सेल करेगा, तो ए के कुछ राइट्स होंगे और कुछ ऑब्लिगेशन होगी। यस और नो?
मिस्टर ए जब गाड़ी सेल करेगा तो कुछ राइट्स होंगे, कुछ ऑब्लिगेशन होंगे। राइट्स बताओ क्या होंगे? पैसा लेना इज अ राइट, कार देना इज अ ऑब्लिगेशन। यस और नो? आवाज आनी चाहिए, क्या कार देना ऑब्लिगेशन है या नहीं है? मैम बिल्कुल है। मिस्टर बी जो होगा, मिस्टर बी इज अ बायर, उसके भी कुछ राइट्स और कुछ क्या होंगी? ऑब्लिगेशंस। बताओ मिस्टर बी क्या है? बायर, तो गाड़ी लेना उसका क्या है? राइट। और उसी के साथ साथ पैसे देना उसका क्या है? ऑब्लिगेशन। पैसा देना उसकी क्या है? ऑब्लिगेशन। समझ में आई बात? इट मीन्स दो पार्टी होंगी, एक ए होगा एक बी होगा, ए होगा सेलर, बी होगा बायर, और जो ए होगा वो उसकी भी कुछ राइट्स ऑब्लिगेशन होंगी और बायर की भी राइट्स ऑब्लिगेशन होगी। अच्छा कुछ ऐसे देखना जरा, जो इनके राइट्स हैं वो इसकी ऑब्लिगेशन है और जो इनके राइट्स हैं वो इनकी ऑब्लिगेशन है। हाँ मैम सही पकड़े हो, करेक्ट करेक्ट मैम करेक्ट। अरे जो सेलर की ऑब्लिगेशन वो बायर के राइट और जो बायर की ऑब्लिगेशन है वो सेलर के राइट। क्या मैं सही कह रही हूं मैम? बिल्कुल। तो इट मीन्स एग्रीमेंट के अंदर क्या डिटरमाइन किए जाते हैं? राइट्स और ऑब्लिगेशन। सो वी कैन से दैट कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। तो पार्टीज के बीच में क्या डिफाइन की जाती है? ऑब्लिगेशन। भैया तेरी ये ऑब्लिगेशन, मेरी ऑब्लिगेशन, तेरी ऑब्लिगेशन, मेरी ऑब्लिगेशन, तेरा ये राइट, मेरा ये राइट। आर यू गॉट द पॉइंट? यस मैम, इतना तो समझ में आ गया। ओके बेटा जी कॉन्ट्रैक्ट की ना दो डेफिनेशंस दे रखी हैं, एक जनरल डेफिनेशन है और एक स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है। कितनी डेफिनेशंस हैं? दो डेफिनेशंस हैं। वन इज अ जनरल डेफिनेशन, सेकंड वन इज अ स्टैट्यूटरी डेफिनेशन। ओके मैम, प्लीज मैम एक बार जनरल डेफिनेशन बताना क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज। ओके मैम, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट है जो क्या क्रिएट करता है? लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। किसके बीच में? पार्टीज के बीच में। Legal obligation, the word is used, legal obligation. Ma'am, is there any difference between social obligation and legal obligation? Yes, of course. Ma'am, is there any difference between the domestic obligation and the legal obligation? Yes, of course. इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए CS प्रीति सिंह क्लासेस के साथ। तो देखिए इधर, तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज। लॉ जो ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है वही यहां पे कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। मैम अगर लॉ की ऑब्लिगेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। हाँ बिल्कुल नहीं कहलाएगा। हाँ पक्का पक्का ये पॉइंट है, अगर लॉ की ऑब्लिगेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू क्रक्स बनाया मैंने, क्रक्स। कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलेंगे? एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशन, प्लस क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशन। साथ में क्या क्रिएट कर रहा हो? लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा हो। ओके मैम थैंक यू। चलिए तो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन, मैम पहले तो ये बता दीजिए स्टैट्यूट्स किसे बोलते हैं? ओरिजिनल लॉ। लॉ के अंदर जो डिफाइन है वो डेफिनेशंस में डिफाइन होगी। तो मैम ये अभी क्या पढ़ाई थी? तो मैंने जनरल डेफिनेशन बताई थी। अब स्टैट्यूटरी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज H, सेक्शन 2 क्लॉज H के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन डिफाइन है। सेक्शन 2 क्लॉज H के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन डिफाइन है। और मैं आपसे वादा करती हूं, और वादा किया तो बोलो बोलो, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। मैम मैं आपको ये डेफिनेशन सारी याद करा दूंगी, बस आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। किसके साथ? CS प्रीति सिंह क्लासेस के साथ। देखिए इधर स्टैट्यूटरी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सेक्शन 2 क्लॉज H में डिफाइन है। वैसे सारी डेफिनेशन जनरली किस में होती है? सेक्शन 2 में होती है। तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी किस में होगी? सेक्शन 2 में। लेकिन आगे चल के मैं आपको याद कराऊंगी, अभी के लिए बस इतना ही ध्यान रखो। इन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। मैम जी व्हाट डू मीन बाय एनफोर्सिएबल? प्लीज बताना एक बार। एनफोर्सिबल का मतलब होता है फोर्स करने के एबल। एनफोर्सिबल का मतलब होता है फोर्स करने के एबल। मैम फोर्स करने के एबल कैसे? मान के चलिए आपके जो राइट है वो अगर सीधे तरीके से आपको नहीं मिलते तो आप कोर्ट के थ्रू फोर्स करवा के ले सकते हो, तो उसे क्या बोलते हैं? एनफोर्सिएबल। क्या बोला जाता है उसे? एनफोर्सिएबल। तो हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज नॉन एज कॉन्ट्रैक्ट। क्रक्स क्या होगा? एग्रीमेंट होना चाहिए और साथ में एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनालिसिस, एनफोर्सिबल बाय लॉ मींस फोर्स करने के एबल।
अगर बी ने पैसे ना दिए तो एक कोर्ट जाके पैसे ले सकता है, दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट उसे ही बोलेंगे जो एग्रीमेंट भी होगा और उसके साथ लॉ स्टैंड करेगा, दैट इज नॉन एज कॉन्ट्रैक्ट। क्या मैंने सही बोला भाई और बहनों? तो एक बार रिवाइज कर दो। कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज H। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये थी हमारी स्टैट्यूटरी डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशन। यस मैम, ऑफ कोर्स मैम, ऑफ कोर्स। इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज H। व्हाट डू यू मीन बाय एनफोर्सेबल? फोर्स करने के एबल। ओके ओके जी, ओके जी। अब देखो हमें पढ़ना क्या है, हमें दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट यहां पे पढ़ने हैं। हमें दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट यहां पे पढ़ने हैं। एक तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे और एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने हैं? एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे और दूसरा स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। जनरल कॉन्ट्रैक्ट में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होंगे, प्लस उसी के साथ एनफोर्सेबिलिटी के बेसिस पे, प्लस उसी के साथ ऑफर, लैप्स ऑफ ऑफर, जनरल चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्रीमेंट, कंसिडरेशन, कॉर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग को डिस्कस करना है इंडैमिनिटी एजेंसी। ओके, इट मींस कॉन्ट्रैक्ट के भी दो पोर्शन है, वन इज जनरल कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकंड वन इज अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, पहले एक ही एक्ट था सारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन फिर क्या हुआ कि बीच में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का नाम सुना है आपने? शायद नहीं सुना होगा। एक एक्ट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन भी पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही थे। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहने लगा मुझे अलग कर दो, तो इसीलिए उनके अलग से प्रोविजन बनाए गए, अलग से एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम रखा गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। फिर उसके ठीक 2 साल के बाद 1932 में पार्टनरशिप के प्रोविजन भी कॉन्ट्रैक्ट में ही थे। तो पार्टनरशिप के प्रोविजन को भी क्या किया गया, सेपरेट किया गया और उसके लिए भी अलग से एक एक्ट पास किया गया जिसे हम जानते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नाम से। किस नाम से? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इट मीन्स पहले की हम बात करें तो पहले सिर्फ हमारे यहाँ पे एक ही एक्ट हुआ करता था, दैट इज नॉन एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन फिर क्या किया, इसमें से स्पेसिफिक प्रोविजंस जो थे पार्टनरशिप के थे, सेल्स के थे, वो अलग कर दिए। बट आज की डेट तक भी कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस और साथ में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आज भी वही है। 1872 में दो अलग हो गए हैं, कौन कौन से? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और दूसरा हमारा कौन सा बताना जरा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और दूसरा हमारा पार्टनरशिप। मैम ये दोनों लॉज पहले फाउंडेशन में हुआ करते थे, अब लेकिन फाउंडेशन ये अब हटा दिया है, तो अभी बच्चे देंगे उसके बाद वो नहीं है, तो वो आपको नहीं पढ़ने, आपको डिफरेंट लॉ इन्होंने कर दिए। उसी के साथ साथ इन्होंने आगे बोला कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रांच ऑफ कमर्शियल एंड मर्केंटाइल लॉ। कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रांच ऑफ कमर्शियल एंड मर्केंटाइल लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय मर्केंटाइल? हियर ट्रेड एंड कॉमर्स। मर्केंटाइल की अगर हम बात करें तो मर्केंटाइल किससे बोलते हैं? ट्रेड एंड कॉमर्स। आपके एग्जाम के लिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन 1st day ऑफ सितंबर एंड द ईयर इज 1872। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया 1 सितंबर एंड द ईयर इज 1872। 1 सितंबर 1872 को पिक्चर में आया। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से करना। आगे बढ़ते हैं। यहां पे भी इन्होंने बताने की कोशिश करी है, इट डज नॉट डील विद ब्रांच ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दस कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, सेल्स, नेगोशिएबल, इंश्योरेंस आर डील्ड विद बाय सेपरेट एक्ट। मैंने जैसे कि आपको बताया सेपरेट एक्ट कर दिया, तो जैसे कि सेपरेट कौन कौन सा आ गया? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट दूसरा, पार्टनरशिप तीसरा, नेगोशिएबल भी इन्होंने अलग निकाल दिया है। उसी के साथ साथ अब आपके एग्जाम का अगला क्वेश्चन देखिए क्या आ सकता है। जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्ट होता है वो सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 75 तक। जनरल कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 75 तक है, और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रोविजन है वो सेक्शन नंबर 124 से लेके 238 तक है। मैं दोबारा से बता देती हूँ, जो आपका जनरल कॉन्ट्रैक्ट है उसके प्रोविजन सेक्शन नंबर 1 से लेके 75 तक है, और जो स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर सेक्शन नंबर 124 से लेके 238 तक सेक्शंस हैं।
दो तरीके के प्रोविजन यहाँ पे दिए गए हैं, फिर दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, ये याद करने वाले पॉइंट है जो जो मैं बता रही हूँ। सेक्शन नंबर 1 से लेके 75 जनरल कॉन्ट्रैक्ट एंड 124 से लेके 238 स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लास्ट में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, एजेंसी है, बेलमेंट है, प्लेज है, ये सारी चीजें हैं। उसी के साथ मैं एक चीज बताना चाहूंगी आपको, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सुनना ध्यान से, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। द रीजन इज वेरी क्लियर। देखिए अब जैसे कि ये हम पूरा देख रहे हैं, एग्रीमेंट तो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैम आप ये बात क्यों बोल रही हो? क्योंकि कुछ जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है वही कॉन्ट्रैक्ट है, और जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं उन्हीं में एनफोर्सिबिलिटी रहती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, डोमेस्टिक एग्रीमेंट। डोमेस्टिक एग्रीमेंट कैसे? जैसे कि आपके पापा ने बोला बेटा CSEET क्वालिफाई कर दे, और क्वालिफाई होते ही हम तुझे एक बढ़िया सी क्या, एक बच्चा बोला बढ़िया सी गाड़ी, हाँ एक बढ़िया सी बाइक दिलवाएंगे। ओके, लेकिन आपने CSEET भी क्वालिफाई कर दिया और पापा ने मना कर दिया, तो अब आप क्या करोगे? आपने अपनी मम्मी से बोला अपने वाले से समझा लेना, मैं इनके खिलाफ केस फाइल कर दूंगा, इन्होंने मुझे बाइक नहीं दिलवाई। अच्छा जी, हम ही तुमको पढ़ना सिखा रहे हैं और हमारे साथ ही ऐसा गुनाह? तो वो बोलते हैं ऐसा क्यों? कि ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने वादा किया, और हमारी मैम कहती है वादा किया तो निभाना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ जो वादा हुआ है किस किस के बीच में हो? पेरेंट्स के बीच में हो, वो ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, और डोमेस्टिक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं, है ना। तो मैम अगर पूरा पढ़ा रही है तो पूरा पढ़ना भी तो सीखो। तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, एग्रीमेंट है बट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। तो हम कह सकते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट इज अ नैरोअर टर्म। तो इधर देख लो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। Agreement is a broader term, contract is a narrower term. Contract is always enforceable by law. Agreement enforceable by law is known as contract. Question number 1. Either all agreements are enforceable by law. Answer is no. Agreement may be or may not be enforceable by law. Agreement may be or may not be enforceable by law. Difference between contract और agreement मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद हम समझेंगे जर्नी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेरे साथ याद करना इस पूरी जर्नी को। जर्नी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरी की पूरी हम लोग याद करेंगे। जर्नी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरी की पूरी हम याद करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम मुझे इसलिए आपके लिए थोड़ा मैं निकाल पा रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात समझती हूँ। एक्चुअली आई एम ऑल्सो डीलिंग इन CS प्रोफेशनल ऑल्सो, और वहाँ पे मेरी कुछ क्लासेस चल रही हैं अभी भी। पूरा शेड्यूल एकदम फुल है। अगर आप देखोगे तो मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है, लेकिन स्टिल मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बेस्ट टू बेस्ट दूँ। और आगे और थोड़े से दिनों बाद तो मैं जैसे ही आपके नज़दीक आएंगे एग्ज़ाम, फिर तो फुल एफर्ट्स लगा के हम सिर्फ आपके लिए ही काम करेंगे। बट अभी क्या है कि मैं बता देती हूँ, आई एम इंडोल्ज इन CS प्रोफेशनल ऑल्सो, और मेरे बहुत सारे पेपर वहाँ पे चल रहे हैं, तो मुझे उधर भी टाइम देना पड़ता है, इधर भी टाइम देना पड़ता है। बहुत सारे पेपर मेरे कंप्लीट भी हो चुके हैं, बट थोड़ा काम है, थोड़ा बहुत काम रहता है, वो चल रहा है। CS अगर फाउंडेशन की बात करें तो मैं CS फाउंडेशन में लॉ लेती थी। CS एग्जीक्यूटिव में आई एम टेकिंग कंपनी लॉ। उसी के साथ साथ आपका जो पेपर है ग्रुप 1 में कंपनी लॉ है, उसी के साथ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस है, और एक JIGL का पेपर है टैक्सेशन का। एक्सेप्ट टैक्सेशन तीनों लॉ के पेपर में ही डील करती हूँ। ग्रुप 2 की अगर हम बात करें, ग्रुप 2 में भी आपके CS एग्जीक्यूटिव में 4 पेपर हैं। जैसे कि हम बता सकते हैं कि एक तो आपका EBCL है जिसमें मल्टीपल लॉज हैं, इवन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर से वहाँ पे अगर यहाँ अच्छे से पढ़ लोगे तो वहाँ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह ऐसे कुछ मल्टीपल लॉज हैं। उसी के साथ एक पूरा पेपर कैपिटल मार्केट का है, और ये दोनों पेपर भी मैं आपके एग्जीक्यूटिव में मैं ही डील करती हूँ। इट मीन्स एग्जीक्यूटिव में आउट ऑफ 8 पेपर्स 5 पेपर मैं अकेली डील करती हूँ। CS प्रोफेशनल की बात करें तो CS प्रोफेशनल का आपको पता ही होगा, उसके अंदर टोटल 9 पेपर्स हैं, जिसमें से 9 पेपर्स में से ग्रुप 1 में एथिक्स, ड्राफ्टिंग एंड सेकेंड ग्रुप पूरा का पूरा मैं ही डील करती हूँ 5, और एक लास्ट ग्रुप का एक पेपर 6 पेपर मैं फाइनल में भी पढ़ाती हूँ। 6 और 5 11 और एक 12 फाउंडेशन लॉ, एंड अब तो CSEET आ गया है तो 12-13 पेपर मैं डील करती हूँ। आप समझ सकते हो जब 12-13 पेपर कोई एक फैकल्टी पढ़ा रहा होता है और
उसमें काम कर रहा होता है। बुक्स बहुत अच्छी ड्राफ्ट कर रखी हैं, बहुत अच्छे नोट्स पे भी मैं काम कर रही हूँ, अमेंडमेंट्स भी अपडेट कर रही हूँ। माई शेड्यूल इज़ वेरी हेक्टिक बट स्टिल इट्स ओके, एन्जॉय, मज़ा आता है। जितना ज़्यादा बिजी रहते हैं उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। जितना ज़्यादा आप बिजी रह सको उतना ज़्यादा बिजी रहिए, उसमें बहुत 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 मज़ा आता है। जब हम अपने काम में खो जाते हैं तो बहुत इन्जॉय करते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं पूरा टाइम बिजी रहती हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। इवन बहुत सारे लोग तो ये भी सोचते हैं कि बोर हो रहे हैं, तो बोर जैसा शब्द तो मुझे पता ही नहीं क्या होता है, बिकॉज आई एम कम्प्लीटली डेडिकेटेड एंड डिवोटेड टू अवर प्रोफेशन। और आपको भी होना पड़ेगा। जब आप अपने काम में पूरे तरीके से खो जाओगे तो आपको कुछ समय ही नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए अगर आपको 100 आउट ऑफ 1% की कैटेगरी में जाना है और 99% लोगों से बाहर निकल के आना है, आप जानते ही हो 5% लोग ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, रेस्ट ऑफ द उनके चर्चे कर रहे होते हैं। तो अगर आपको 5% में जाना है और अपने चर्चे सिर्फ करवाने हैं तो उसके लिए आपको अपने काम को बहुत प्यार करना पड़ेगा, तभी आपका काम आपको शोहरत देगा, एंड देन इट गिव्स टू अ दौलत ऑल्सो। So be focused on your career and be focused on your work also and enjoy a lot. So अब मैंने यहाँ पे एक बहुत अच्छी जर्नी बनाई है जिसे आप देखोगे तो आपका मन बाग बाग हो जाएगा। ये मेरी अपना डेवलप करा हुआ है, अपनी क्रिएटिविटी है, और आई थिंक सो मैं इसी जर्नी से, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको पूरा सेक्शन याद करा दूंगी, तो वो यही जर्नी है, यही क्रिएटिविटी है कि कैसे टॉपिक को ईजी किया जाए। थोड़ा सा जर्नी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताने से पहले मैं देख रही हूँ बच्चों पे प्रेशर बहुत हावी हो रहा है और वो प्रेशराइज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखो प्रेशर लेने से कुछ होता है? प्रेशर लेने से सिवाय टाइम वेस्ट होने के अलावा कोई और काम है नहीं। तो जो डर गया वो मर गया, और डर के आगे जीते ही, ध्यान रखना। मैं सिंपल शब्दों में क्रक्स में बता रही हूँ, जो डर गया वो मर गया, और डर के आगे सीधा जीत है, ध्यान रखना। अब आपका रेस्ट ऑफ द जो शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम रह गया है, आपको क्या लगता है प्रोफेशनल कोर्स सिर्फ वही बच्चे करते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ब्रेव होते हैं? अरे प्रोफेशनल कोर्स कूल एंड काम पर्सन करते हैं भाई। आप इतना बड़ा कोर्स कर रहे हो तो बड़ा दिल लेके चलो, बड़ा धैर्य लेके चलो। जब हम बड़ा कुछ करते हैं तो बड़ी मुसीबत भी आएंगी, बड़ी दिक्कतें आएंगी, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। जिस सृष्टि पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ हम जी रहे हैं, आप ये बड़ा प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो इस चीज़ के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना कि बड़ी मुसीबतें आएंगी। अगर उन मुसीबतों को झेल के आगे निकल गए तो प्रोफेशनल बनोगे, नहीं तो नहीं बनोगे। अब आप एक्सक्यूज मत देना कि ये प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम वो है जिसे आप मानो, नहीं तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो जो मान लिया वो प्रॉब्लम है, और जो नहीं माना, जो मान लिया प्रॉब्लम नहीं, तो देयर लॉट मोर सॉल्यूशंस आर देयर, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आर देयर। तो एक चीज मेरी मान के चलना, और रिजल्ट के अगले दिन मैं आपसे वादा करती हूँ आप पास हो। जो बच्चा मेरी बात फॉलो करेगा 100% पास है। टेंशन नहीं लेनी, ये टेंशन का ही गेम है। जो ज्यादा टेंशन लेगा वो परफॉर्मेंस ही नहीं दे पाएगा, प्रेशर हावी हो जाएगा। प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो दिल थाम के रखिए, और बड़े ही पेशेंस के साथ आपको रहना पड़ेगा। ये पेशेंस का कोर्स है। ये अगर पेशेंस नहीं है आपके अंदर तो ये कोर्स आपके लिए नहीं बना। पेशेंस रखने होंगे और एंजॉय करना होगा, कूल रहना होगा, पढ़ना भी होगा, बट प्रेशर नहीं लेना। चलिए, जर्नी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले होता है प्रपोजल, और प्रपोजल को ऑफर भी बोलते हैं। प्रपोजल को क्या बोला जाता है? ऑफर भी बोला जाता है। सेक्शन 2A में प्रपोजल या ऑफर डिफाइन है। उसमें दो पार्टीज होती हैं, एक होता है ऑफरर, दूसरा होता है ऑफरी, है ना? ऑफरर एंड ऑफरी, मेरे साथ साथ बोलते जाना। एक होता है प्रपोजल, प्रपोजल को ऑफर भी बोलते हैं। उसमें दो पार्टीज होती हैं, एक होता है ऑफरर और दूसरा होता है ऑफरी। 2A के अंदर डिफाइन है। किसके अंदर डिफाइन है? 2A। उसके बाद बनती है प्रॉमिस, एंड प्रॉमिस इज डिफाइंड इन सेक्शन 2B। प्रॉमिस इज डिफाइंड इन सेक्शन 2B। प्रॉमिस कैसे बनती है? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। कैसे बनती है? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रॉमिस। उसके बाद है आपका कंसीडरेशन। क्या है? कंसीडरेशन। कंसीडरेशन 3 तरीके के होते हैं, एक होता है पास्ट, दूसरा होता है प्रेजेंट और तीसरा होता है फ्यूचर, है ना? कंसीडरेशन 3 तरीके से ले सकते हैं। वन इज अ पास्ट, सेकेंड वन इज अ प्रेजेंट एंड थर्ड वन इज अ फ्यूचर। कंसीडरेशन 3 तरीके से ले सकते हैं। मोड ऑफ कंसीडरेशन 3 तरीके का हो सकता है, कैश, काइंड और एब्जिस्टेंस। क्या बोला मैंने? कैश, काइंड और तीसरे वाला क्या है? एब्जिस्टेंस है। उसी के साथ साथ कंसिडरेशन 2 भाषा में डिफाइन है, एक इंग्लिश है और दूसरी लेटिन है।
इंग्लिश में कंसिडरेशन को बोलते हैं समथिंग इन रिटर्न और लैटिन में बोलते हैं क्विड प्रो क्यो। क्या बोला जाता है? क्विड प्रो क्यो। इंग्लिश में समथिंग इन रिटर्न और लैटिन में बोलते हैं क्विड प्रो क्यो। उसी के साथ साथ होता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट कैसे बनता है? प्रॉमिस बाय वन पार्टी प्लस प्रॉमिस बाय अदर पार्टी। इट मीन्स प्रॉमिस बाय वन पार्टी प्लस प्रॉमिस बाय अदर पार्टी। तो हमारा बन जाता है, क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। अगर ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट है, और नॉट एनफोर्सेबल है तो वॉइड एग्रीमेंट है। इट मीन्स अगर ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट है, और नॉट एनफोर्सेबल है तो वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है मैम, इतना समझ में आया। एक बार फिर से रिवाइज करें तो जर्नी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने कहा सबसे पहले होता है प्रपोजल, और प्रपोजल को ऑफर भी बोला जाता है। देयर आर टू पार्टीज, वन इज द ऑफरर एंड सेकंड वन इज द ऑफरी। Proposal and offer is defined in section 2A. Second one is a promise and is defined in section 2B. And promise becomes proposal plus acceptance. Proposal plus acceptance. And उसी के साथ साथ third one is a consideration. Consideration may be past, present and future. And consideration may be cash, kind and absistence. Consideration may be cash, kind or absistence. उसी के साथ साथ इंग्लिश में बोलते हैं something in return और लैटिन में बोलते हैं quid pro quo. लैटिन में क्या बोलते हैं? क्विड प्रो क्यो। एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट, और नॉट एनफोर्सेबल है तो वॉइड एग्रीमेंट। अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट, और नॉट एनफोर्सेबल है तो वॉइड एग्रीमेंट। एक बार इस जर्नी को पूरा याद करनी है। क्यों? क्योंकि जैसे आप ये जर्नी याद कर लोगे ऑटोमेटिक आपको पूरा चार्ट याद हो जाएगा। तो देखिए फिर से हम देख लेते हैं। एक होता है प्रपोजल और उसे क्या बोलते हैं? ऑफर। उसमें दो पार्टी होती हैं, एक होता है ऑफरर और दूसरा होता है ऑफरी। प्रपोजल इज डिफाइंड इन 2A, प्रॉमिस इज डिफाइंड इन 2B, 2C में ऑफरर एंड ऑफरी, एंड 2D में कंसिडरेशन, देन 2E में एग्रीमेंट। F नहीं है इसमें, F में से बस F में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है, 2G वॉइड एग्रीमेंट एंड 2H कॉन्ट्रैक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब देखिए आगे नॉर्मल चीजें दे रखी हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज डिफाइंड contract in 2H as an agreement enforceable by law. So we can say that contract is equals to agreement है, और साथ में हम क्या बोल सकते हैं? enforceable by law। उसी के साथ साथ हम थोड़ा सा फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये कह रहे हैं एग्रीमेंट विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे एग्रीमेंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो देख लेते हैं। Agreement relating to social matters, very very important for your exam purpose. Agreement relating to social matters, an agreement between two or more person together to the cinema or for walk or does not create legal obligation। देखिए पॉइंट वहीं आ जाता है, कौन से वाला? लीगल ऑब्लिगेशन वाला। on their part to abide by it. If I promise to take you for dinner, break that promise, I do not expect to be liable to legal penalties. There cannot be any offer and acceptance to hospitality। मतलब क्या कहना चाह रहा है? Those agreement which are not enforceable by law वो contract नहीं होते हैं। ये आपके लिए बहुत important है। Those agreements which are not enforceable by law are not treated as contract. For example, domestic agreements एंड नंबर 2 इज सोशल एग्रीमेंट्स। दो तरीके के एग्रीमेंट्स यहाँ पे बोला, वन इज डोमेस्टिक एग्रीमेंट एंड सेकेंड वन इज अ सोशल एग्रीमेंट। अच्छा, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट होता है दैट इज नॉट क्रिएटिंग एनी लीगल ऑब्लिगेशन। अगर हस्बैंड वाइफ से ये प्रॉमिस करता है कि मैं आपको हर महीने कुछ पैसे पेमेंट करूंगा खर्चों के लिए और बाद में नहीं देता, तो दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। उसको हम एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं बोल सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ इस डिस्कशन से हमारे 3 पॉइंट निकल के आए हैं। 3 पॉइंट क्या क्या हैं देखो, ये समझ लेते हैं। 3 consequences follow from above discussion. First one, second one, third one. What is the first one? To constitute a contract, the party must intend to create legal relationship. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए कि पार्टीज के बीच में क्या क्रिएट होगा? लीगल रिलेशनशिप। पॉइंट नंबर 1, इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। पॉइंट नंबर 2, the law of contract is a law those agreement which create obligation and those obligation have their source in agreement. तो इंटेंशन टू क्रिएट होना चाहिए एंड क्रिएट भी होना चाहिए क्या? लीगल ऑब्लिगेशंस, क्रिएट ऑब्लिगेशंस। नंबर 3,
Agreement is the genus of which contract is a species and therefore all contracts are agreement, but all agreements are not contract. Please point to be noted here. ये कहना चाह रहा है कि all agreements are contracts but all contracts are not agreement. Yes, of course, all agreements are contract but all contracts are not agreement. Now, next one is, what are the essential elements of a valid contract? इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट याद करने का बहुत बहुत आसान तरीका, प्लीज़ ध्यान देना, बहुत आसान तरीके से आपको रिवीजन कराऊंगी. सेक्शन 10 के अंदर ये डिफाइन है, सेक्शन 10 के अंदर. क्योंकि अब देखो, इसको सेक्शन को याद करने की ट्रिक, प्लीज़ ध्यान देना, सेक्शन को याद करने की ट्रिक हम समझते हैं. सेक्शन को याद करने की ट्रिक ये है 3C3LFA. प्लीज़ ध्यान देना फिर से. सेक्शन 10 कैसे याद करना है पहले मैं बताती हूँ. अगर किसी एग्रीमेंट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, क्या मैंने इसका क्या निमोनिक्स बना रखा है 3C3LFA. अगर ये सारा प्रेजेंट है, अगर ये सब चीज़ें हैं, तो वो एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? वैलिड. और अगर वो वैलिड हो जाता है तो काम हो जाएगा टन टना टन. प्लीज़ ध्यान देना, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें? 3C3LFA. क्या बोला मैंने? 3C3LFA. तो काम क्या हो जाएगा? टन टना टन. तो इट मीन सेक्शन 10 के अंदर ये डिफाइन है. किसके अंदर डिफाइन है? सेक्शन 10 के अंदर ये डिफाइन है. आपको अगर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट याद करने हैं तो बस एक ही चीज़ याद करनी है, वो क्या? 3C3LFA. क्या बोला मैंने? 3C3LFA. अब इसकी ना सीरीज है, एक सी हम कंप्लीट करते हैं आज. फर्स्ट सी कहता है कंसेंसियस एड आइटम. इट इज़ अ लैटिन वर्ड एक्चुअली, और जब आप शायद ये पढ़ोगे लीगल रीजनिंग, तो लीगल रीजनिंग में भी आपको ये टर्म देखने को मिलता है, कंसेंशियस एड आइटम. तो कंसेंशियस एड आइटम का मीनिंग होता है मीटिंग ऑफ माइंड. क्या मतलब होता है? मीटिंग ऑफ माइंड. बोथ पार्टी आर एग्री फॉर द सेम थिंग इन द सेम सेंस एंड इन अ सेम टाइम. मैम व्हाट आर ट्राइंग टू कन्वे? एक्चुअली कंसेंशियस एड आइटम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड. क्या मतलब होता है? मीटिंग ऑफ माइंड. और हम कह सकते हैं बोथ पार्टी आर एग्री फॉर सेम थिंग इन द सेम सेंस एंड इन ए सेम टाइम. कैसे? बेबी क्रक समझते हैं. सेम इज कॉमन, थिंग, सेंस प्लस टाइम. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. दोनों पार्टी सेम थिंग के लिए सेम सेंस और सेम टाइम में एग्री होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, होंडा सिटी, होंडा एकॉर्ड एंड होंडा सिविक. मिस्टर ए के पास 3 गाड़ी हैं. कौन कौन सी? होंडा सिटी, होंडा एकॉर्ड एंड होंडा सिविक. मिस्टर बी जो है सिविक परचेज करना चाहते हैं, बट मिस्टर ए होंडा सिटी देना चाहते हैं. क्या कभी कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा? मैम आंसर इज नो, नेवर. कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मैम यहाँ पे सेम थिंग मिस है. येस और नो? वो दूसरी चीज बोल रहा है, वो दूसरी चीज बोल रहा है. नंबर 2, मिस्टर ए जो है अपनी कार सेल करना चाहता है, बट मिस्टर बी खरीदना चाहता है. कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि सेम सेंस मिस है ना. वो इस साल बेचना चाहता है, ये अगले साल खरीदना चाहता है. क्या कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा? आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि सेम टाइम इज मिस है. तो तीनों चीजें होना जरूरी है. सेम थिंग प्लस सेम सेंस प्लस सेम टाइम. अगर तीनों चीजें प्रेजेंट है तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होगी. तो पहला एलिमेंट हमने देखा मीटिंग ऑफ माइंड, और मीटिंग ऑफ माइंड को हम बोलते हैं कंसेंसस एड आइटम, और बोथ पार्टी आर एग्री फॉर सेम थिंग इन द सेम सेंस एंड इन अ सेम टाइम. आई थिंक सो फर्स्ट सी इज क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट सी. सेकेंड सी हमारा कहता है कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी. क्या बोला मैंने? कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी. Every person, the word is used here person, and person includes artificial person as well as natural person. It means इसमें कहीं ना कहीं कंपनी भी कवर हो जाती है. artificial person as well as natural person, तो कंपनी भी कवर हो जाती है. तो ये क्या कह रहे हैं? every person is capable to enter into contract who is of sound mind, measure and not disqualified by any law. तो इसमें इन्होंने बोला क्या क्या चीजें होना जरूरी है? साउंड माइंड हो, मेजर हो और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं हो. यहां से हमें एक बात समझ में आ जाती है कि कंपनी भी क्या कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि लॉ ऐसा बोलता है एवरी पर्सन इज कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ साउंड माइंड, मेजर एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ. नाउ नेक्स्ट वन इज थर्ड सी, सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. थर्ड सी हमारा क्या कहता है? सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस.
तो जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, कितने के लिए, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, ये सब चीज़ें, एंड इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपके साथ कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ कि चलो तुम्हें चांद पे घुमा के लाते हैं, कहाँ पे, चांद पे घुमा के लाते हैं, तो दैट इज इम्पॉसिबल, है ना। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। सो वी कैन से दैट यहाँ पे मैंने आपको एक सीक्वेंस सिखाई 3C की। कॉन्ट्रैक्ट कौन से सेक्शन में, सेक्शन नंबर 10 में, एंड 3C हमने आज कवर किया है। अभी हमारा क्या बचा है, 3L एंड FA। 3L एंड FA बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोग याद कर लेंगे, क्योंकि देखो वैसे आप कितना भी याद कर लो याद नहीं होता है, बट सिंपल तरीके से अगर हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये मैंने मेरे बनाए हुए क्रक्स हैं ताकि चीज़ें बहुत आसान हो सकें। तो सेक्शन कैसे याद किया, सेक्शन 10 काम हो जाता है क्या, टन टना टन, है ना। कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्रेजेंट है तो काम क्या हो जाएगा, टन टना टन। एंड इसकी जो प्रोविजन है वो क्या है, 3C 3L एंड FA। 3C का सीक्वेंस मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। अब रेस्ट ऑफ द जो बचा है हमारा क्या है, 3L एंड FA। सो 3L एंड FA हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और हाँ, एक और चीज़ बताइए, जो जर्नी हमने पढ़ी कितनी आसानी से याद करी। सेक्शन 2A में क्या है हमारा, सेक्शन 2A ऑफर एंड प्रपोजल, 2B हमारी प्रॉमिस एंड प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस बनती है। उसी के साथ दो पार्टी होती है, कौन कौन सी पार्टी है, एक जो ऑफर दे रहा है ऑफरर एंड ऑफरी, देन कंसिडरेशन, एंड कंसिडरेशन इज इन 2D एंड पार्टी इन 2C। कंसिडरेशन दो तरीके से हो सकता है, कैश, दो भाषा में डिफाइन है, इंग्लिश एंड लैटिन, और तीन तरीके से ले सकते हैं, कैश, काइंड, एब्जिस्टेंस, एंड उसी के साथ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। एब्जिस्टेंस वर्ड का मतलब होता है अवॉइड करना। मान के चलिए आप किसी के ऊपर केस फाइल कर रहे हो, उससे बोल रहे मुझे इतना पैसा दे दे तो मैं तेरे ऊपर केस फाइल नहीं करूंगा, तो कुछ अवॉइड करने के लिए कंसिडरेशन। उसके बाद होता है एग्रीमेंट, कैसे बनता है, प्रॉमिस बाय वन पार्टी प्लस प्रॉमिस बाय अदर पार्टी। अगर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट, और नॉट एनफोर्सेबल है तो वॉइड एग्रीमेंट। तो 2G एंड H, F इसमें से मिस है, ABCD है ना, ABCDE एंड देन G एंड H। F में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस है। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रिविजन रखते हैं, अगली क्लास फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।